नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानी कि लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक आपकी क्लास 11th की टेक्स्ट बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से लिया गया है और ये इस किताब का सबसे पहला थीम है, थीम नंबर 1। इस बुक में टोटल 7 थीम्स हैं, यानी इस चैप्टर के बाद हमें और 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं इस बुक को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारे इस सफर का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले हम शुरुआती समाज के बारे में जानेंगे, फिर मेसोपोटामिया की जमीन और लोगों को समझेंगे, शहरों का विकास कैसे हुआ ये देखेंगे, फिर लेखन कला यानी राइटिंग के बारे में बात करेंगे, उस प्राचीन शहर में जिंदगी कैसी थी और आखिर में मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या विरासत दी ये जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। शहरों के विकास को समझने के लिए हमें इंसानी कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक स्पीशीज के तौर पर हमारा सफर लाखों साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिखाता है कि हमने कितने धीरे धीरे लेकिन जरूरी कदम उठाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे शुरुआती होमिनिड्स से लेकर आग के इस्तेमाल तक और फिर आखिर में हमारी अपनी स्पीशीज यानी होमो सेपियंस के विकास तक। ये सभी कदम सभ्यता की नींव थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशिया, खास करके वेस्ट एशिया में हुए विकास ने सभ्यता के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया। यहाँ पर हम जानवरों को पालतू बनाना, खेती की शुरुआत, तांबे का इस्तेमाल, चाक का इस्तेमाल और आखिर में मेसोपोटामिया में राइटिंग का जन्म देखते हैं। हर एक चीज़ इस पजल का एक ज़रूरी हिस्सा थी। घुमंतू जीवन से एक जगह बसकर खेती करने वाले जीवन का ये बदलाव एक ऐसी क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हम खाना ढूंढने और शिकार करने से खाना पैदा करने लगे। छोटे घुमंतू ग्रुप्स में रहने के बजाय हम स्थायी बड़े समुदाय बनाने लगे। यही वो बदलाव था जिसने शहरों की नींव रखी। और ये सब हमें हमारे मेन स्टेज पर ले आता है, मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो मेसोपोटामिया वो उपजाऊ जमीन है जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। इस जमीन को 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियों ने सींचा है, टिग्रिस और यूफ्रेटीज। सच पूछो तो इन्हीं नदियों के पानी ने इस जमीन को और यहाँ बसने वाले शहरों को जीवन दिया। और इसका नाम ही आपको इसकी ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये 2 ग्रीक शब्दों से बना है, मेजोस जिसका मतलब है बीच में और पुटामस जिसका मतलब है नदी। तो मेसोपोटामिया का सीधा सा मतलब है 2 नदियों के बीच की जमीन। लेकिन ये पूरा इलाका एक जैसा नहीं था। यहाँ अलग अलग तरह के वातावरण थे। नॉर्थ ईस्ट में हरे भरे मैदान और पहाड़ थे, नॉर्थ में घास के मैदान थे जो पशुपालन के लिए परफेक्ट थे, और साउथ जो आमतौर पर एक रेगिस्तान था, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। हर जोन ने सभ्यता के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अनोखी ज्योग्राफी ने इंसानी इतिहास में एक बिल्कुल नई चीज़ को जन्म कैसे दिया, शहर को। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक शहर सिर्फ एक बड़ा गांव नहीं होता। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां इकोनॉमी सिर्फ खेतीबाड़ी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसमें व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग और प्रशासन भी शामिल हो जाता है। लोग अलग अलग कामों में एक्सपर्ट बन जाते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये स्लाइड इस चेन रिएक्शन को बिल्कुल आसानी से समझाती है। एक सील बनाने वाले को कांसे के औजार चाहिए, औजार बनाने वाले को तांबा और टिन चाहिए, जिसे एक व्यापारी को दूसरे इलाकों से लाना पड़ेगा, और इस सब को मैनेज करने के लिए एक सामाजिक संगठन की जरूरत है। यही आपसी निर्भरता का जाल शहरी जीवन को डिफाइन करता है। काला का ये अद्भुत नमूना वारका हेड के नाम से जाना जाता है, और ये खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी सबूत भी है जो इससे बनाने वाले समाज के बारे में एक कहानी बताता है। इसमें इस्तेमाल हुए मटीरियल्स पर ध्यान दीजिए। सफ़ेद संगमरमर बाहर से मंगवाया गया था, आंखों में शायद अफगानिस्तान से लाया गया नीला लापिस लजुली, और समुद्र तट से लाई गई सफ़ेद सीपी भरी गई होगी। इनमें से कुछ भी वहां लोकली नहीं मिलता था। ये एक अकेली चीज साबित करती है कि 3000 BCE तक उरुक शहर में वर्ल्ड क्लास कलाकार थे, और ये एक बहुत बड़े दूर दराज के व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स ट्रेड और प्रशासन को मैनेज करने के लिए एक नई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, और वो थी लेखन कला यानी राइटिंग। यह मिट्टी की टैबलेट राइटिंग की सबसे पुराने एग्जाम्पल्स में से एक है। यह वैसी स्क्रिप्ट नहीं है जैसी हम जानते हैं, बल्कि यह पिक्टोग्राफ की एक सीरीज है, सामान और उसकी मात्रा को दिखाने वाले आसान चित्र।
आप इसमें बैल, अनाज और मछली के लिए चित्र देख सकते हैं। यह हिसाब किताब रखने का सबसे बेसिक तरीका था। वक्त के साथ ये आसान चित्र एक ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और एफिशिएंट स्क्रिप्ट में बदल गए, जो कील जैसी आकृति वाले निशानों से बनती थीं। हम इसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ये नाम लैटिन शब्दों क्यूनियस यानी कील और फोर्मा यानी आकृति से आया है। अब शुरुआती पिक्टोग्राफ्स को बाद की क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट से कंपेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे ज्यादा तेजी से लिखी जाने लगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, जिससे कानून, संदेश और यहाँ तक कि कहानियों जैसी डिटेल जानकारी को रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो गया। पढ़ना लिखना सीखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। स्क्रिप्ट को गीली मिट्टी की टैबलेट्स पर एक रीड की कलम से दबाकर लिखा जाता था। ये कला कुछ खास स्क्राइब्स या लेखकों तक ही सीमित थी, जिन्हें सैकड़ों चिन्हों को सीखना पड़ता था और समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता था। एनवरकर का ये प्राचीन महाकाव्य बड़े खूबसूरत ढंग से बताता है कि राइटिंग का आविष्कार क्यों हुआ। जरूरत की वजह से। जब एक संदेशवाहक एक लंबा और जटिल शाही संदेश याद नहीं रख पाया, तो उरुक के राजा ने मिट्टी ली और उस पर शब्द लिख दिए। ये एक ऐसी जानकारी को सही सही आगे पहुंचाने का सॉल्यूशन था जिसे सिर्फ याद रखना बहुत मुश्किल था। तो जब व्यापार बढ़ रहा था और राइटिंग एस्टैब्लिश हो चुकी थी, इन प्राचीन शहरों में रहना असल में कैसा था? चलिए पता करते हैं। ये चीज़ें, जिन्हें सिलेंडर सील्स कहते हैं, शहरी जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा थीं। ये बहुत ही बारीकी से बनाई जाती थीं, पर्सनल होती थीं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आती थीं। आप इसे एक प्राचीन सिग्नेचर या यहाँ तक कि एक पर्सनल ब्रांड समझ सकते हैं। सील को गीली मिट्टी पर घुमाकर आप सामान पर अपने मालिकाना हक को साबित कर सकते थे या किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते थे। ये मालिक के स्टेटस और कलाकार के हुनर का प्रतीक था। चलिए अब एक आम शहर उर की गलियों में घूमते हैं। जैसा कि आप इस लेआउट से देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। गलियां तंग और टेढ़ी मेढ़ी थीं, इतनी तंग कि गाड़ियां भी नहीं गुजर सकती थीं। सामान शायद गधे की पीठ पर लाद कर लाया जाता होगा। और मेरी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत अलग थी। घरों में सड़क की तरफ कोई खिड़की नहीं होती थी। रोशनी अंदर के आंगन से आती थी, जिससे परिवारों को प्राइवेसी मिलती थी और रोजाना की जिंदगी अंधविश्वास से चलती थी। जैसे माना जाता था कि ऊंची दहलीज घर में धन दौलत लाती है। ये कंपैरिजन समाज में मौजूद असमानता को साफ दिखाता है। एक तरफ आपके पास उर्क में आम लोगों की टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, दूसरी तरफ मारी का विशाल संयोजित महल, जिसके आंगन और 260 कमरे थे। ये आम आदमी और राजा के बीच के फासले का एक साफ विजुअल है। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन सभ्यता के आविष्कार आज भी हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। मेसोपोटामियंस अपनी शहरों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। गिलगमेश के महाकाव्य में जब हीरो अमर होने में नाकाम हो जाता है, तो वो अपने लोगों द्वारा बनाई गई उरुक शहर की विशाल दीवारों को देखकर खुद को सांत्वना देता है। उनके लिए उनके समुदाय की स्थायी उपलब्धियां ही एक तरह की अमरता थीं, और ये रही उनकी सबसे बड़ी विरासत। हर बार जब आप घड़ी या कैलेंडर देखते हैं, आप हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में इजाद की गई एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साल का 12 महीनों में, दिन का 24 घंटों में और घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब उन्हीं की देन है। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में उनका योगदान अनमोल था। शायद उनकी सबसे बड़ी विरासत ज्ञान को संरक्षित करना था। राजा असुरबनीपाल ने नाइनेवे में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसमें इतिहास, महाकाव्य, ज्योतिष और कविताओं पर लगभग 30,000 मिट्टी की टैबलेट्स इकट्ठा की। ये प्राचीन दुनिया का एक सच्चा अजूबा था। और हम अपना सफ़र इसी विचार के साथ खत्म करेंगे। निनवे की लाइब्रेरी पूरे मानव ज्ञान को बचाने की एक कोशिश थी। अगर आपको आज ऐसा करना पड़े, तो आप सबसे पहले क्या बचाएंगे? कौन सा ज्ञान आज हमारे लिए सबसे कीमती है? आपसे मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।